हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर अकेडमी फिरोजाबाद। कैसे हैं सभी लोग? एक बार मुझे कमेंट करके बताइएगा सभी लोग अच्छे हैं। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसटी कॉलेज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, और ये एसटी कॉलेज की हमारी पहली क्लास होने वाली। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करिएगा सभी लोग ठीक हैं। रवि कुमार, राभ्या, KNN, उमरुद्दीन, शेष, सुनीता, मंजू, पार्थ घोष, अनीशा कुजूर, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और सभी लोग ठीक है। एक काम करिएगा, सभी लोग जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए सभी जगह पर, जिससे जो कैंडिडेट अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं वे सभी कैंडिडेट क्लास में आ जाएं। बेसिकली ये क्लास हमारी EMRS वैकेंसीज के लिए है, लेकिन एसटी कॉलेज क्योंकि लगभग हर एग्जामिनेशन में है, जैसे कि झारखंड PGT, यूपी LT ग्रेड, ठीक है ना, यूपी PGT, तो ये बाकी के सभी एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कितने कैंडिडेट आ चुके हैं। गायत्री कुमारी, कल्पना, लक्ष्मी नारायण, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। प्रिया, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी लोग? और स्टडी बढ़िया चल रही है सभी लोगों की? उम्मीद करता हूँ कि सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो आपकी जो लाइव क्लास का टाइम है वो 9 PM का रहेगा डेली, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। डेली आपकी जो क्लासेस हैं कभी कभार को छोड़ के 9 PM पर हुआ करेगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। और ऐसे सभी कैंडिडेट जो हमारे साथ EMRS TGT PGT के लिए पेड क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो वे जुड़ सकते हैं। अभी काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है आपका, जिसमें हम आपको इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर दोनों कराने वाले हैं। और ये कोर्स आपका TGT PGT का हमारी एप्लीकेशन RR अकेडमी फिरोजाबाद पर मिल जाएगा, जिसकी अभी जो फीस है केवल 2000 रुपीज है, केवल 2000 रुपीज फीस रखी गई है। और उसमें भी आपको एक कूपन दिया गया है लगभग 500 रुपीज का। आप जैसे ही कोर्स पर क्लिक करते हैं एक कूपन आपको दिखाई पड़ेगा, आप कूपन पे क्लिक करके और जो आपकी फीस हो जाएगी केवल 1500 रुपीज हो जाएगी। आफ्टर दैट 50 स्टूडेंट जो फीस है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, जो भी इनिशियल रखी गई है, ठीक है ना। तो जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहते हैं RR अकेडमी फिरोजाबाद में, अभी डाउनलोड करिएगा और एडमिशन ले लीजिए। बाकी के क्लास के जो भी फीचर रहेंगे वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। PDF प्रिंटेबल रहेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगी, MCQs प्रैक्टिस भी रहेगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारी जो भी क्लासें होती हैं पहले डिटेल्ड की जाती है, डिटेल क्लास पहले होती है, MCQs प्रैक्टिस बाद में, ठीक है। कंप्लीट आपका कोर्स रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। जो भी आपके राइटर हैं उन सभी की चैप्टर वाइज ऑनलाइन MCQ टेस्ट सीरीज, जिसको आप एग्जाम के तरीके से टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। एसटी कॉलेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया है। एसटी कॉलेज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ, फटाफट फटाफट बताइएगा सभी लोग। एसटी कॉलेज बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ ओल्डर रोमांटिक पोइट, अर्ली विक्टोरियन पोइट, यंगर रोमांटिक पोइट या लेटर विक्टोरियन पोइट। जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा, फटाफट फटाफट। ओके, चलिए और सभी लोग एक साथ में लाइक का बटन दबाइए, जिससे मुझे पता चल सके कि बहुत सारे कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए, मेघा, पंकज, नीतू, राभ्या, दीपिका, सभी लोगों का ऑप्शन A आ रहा है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एसटी कॉलेज जो है वो किस ग्रुप से बिलोंगिंग है, ठीक है ना। एसटी कॉलेज इज अ रोमांटिक पोइट, ठीक है ना। एक तरीके से हम इनको फोर फादर ऑफ रोमांटिक इरा भी कहते हैं, अलॉन्ग विद विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज इन्होंने और विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 में अपना एक कलेक्टिव वर्क पब्लिश किया था, जिसका टाइटल था द लिरिकल बैलेड, ठीक है ना, द लिरिकल बैलेड। और इसी के साथ में स्टार्ट होती है आपकी रोमांटिक इरा, याद रखिएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोमांटिक इरा के एसटी कॉलेज जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं। ओल्डर रोमांटिक पोइट में, अब ये विक्टोरियन इरा तो रहा नहीं यहाँ पे, तो इन दोनों ऑप्शंस को हम हटा देते हैं। अब हमारे पास है ओल्डर और यंगर, यहीं पर आपकी कंफ्यूजन हो जाती है। तो सबसे पहले समझिए ओल्डर का मतलब क्या है। ओल्डर का मतलब है जो पहले वाले हैं, यानी कि जो बड़े हैं। तो इनिशियल जो बिगिनिंग हुई थी आपकी रोमांटिक इरा की, वो किसके साथ में हुई थी। देखिए कुछ कैंडिडेट, कुछ जो स्कॉलर है वो तो यही मानते, मोस्टली स्कॉलर मानते हैं द बिगिनिंग ऑफ रोमांटिक इरा वाज लिरिकल बैलेड इन 1798। लेकिन कुछ जो स्कॉलर है वो मानते हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस रिटन बाय विलियम ब्लेक 1789 में, 1789 में सॉन्ग ऑफ इनोसेंस लिखा गया था विलियम ब्लेक के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एसटी कॉलेज, ठीक है ना, और आपके कौन
वर्ड्सवर्थ और साथ साथ आपके विलियम ब्लेक। ये तीनों जो पोएट हैं आपके किसके हैं? ओल्डर जनरेशन, यानी कि ओल्डर रोमांटिक इरा। हम इसको बोल सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। क्या बोल सकते हैं? फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। अब बात आ जाती है कि सेकंड जनरेशन और यंगर रोमांटिक पोएट कौन से हैं? तो ये कैटेगरी है। इसमें आपके जो पोएट आ जाते हैं उनमें आपका पीवी शैली है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। जॉन कीट्स है और लॉर्ड बैरन है। और हम ये तीनों क्या हम पूरा का पूरा लिटरेरी एज यानी कि रोमांटिक एरा कंप्लीट आपको डिस्कस करा चुके हैं, वो भी डिटेल में करा चुके हैं। तो क्वेश्चंस के गलत होने की कोई भी उम्मीद नहीं रहती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एसटी कॉलेज बिलोंग टू ओल्डर या कहे हम फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक पोएट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन पर दिया गया है द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज अप्लाई टू कॉलेज व्हाट काइंड ऑफ वर्क? नेचर पोएम्स, पोएटिक प्लेस, पोएम्स ऑन सोशल थीम या पोएम्स ऑन सुपरनेचुरल थीम्स? बताइएगा। जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ है ये एसटी कॉलेज के किस तरीके के वर्क्स पे अप्लाई होता है? चलिए, ओके मेघा, राबिया, शमीम अख्तर, पार्श चौधरी, सुपरनेचुरल थीम्स। वेरी गुड। एसटी कॉलेज के जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट वर्क है, जैसे कि मैं बात करूं कुबला खान और विजन, ठीक है ना, और आपका द एंशिएंट मैरिनर, ये कुछ इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है जिनमें एसटी कॉलेज ने सुपरनेचुरल एलिमेंट का यूज किया है। अब ये पोएम्स ऑन सुपरनेचुरल थीम्स तो हमारा आंसर हो गया। यहां पर ये फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल शब्दों में कह दूं तो इसकी जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर राइटर किसी लिटरेरी वर्क में और ह्यूमन इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, जो कि फैंटास्टिकल वर्क लिख रहा है उसमें, यानी फैंटास्टिक वर्क में ह्यूमन इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, तो राइटर अपेक्षा करता है रीडर्स से कि वो अपना जो लॉजिक है, अपनी जो बुद्धि है उसको लगाना बंद कर दे, यानी विलिंगली सस्पेंडेड हिज बिलीफ about the truth or false regarding the concept which is given in the literary work। जो भी उसने कंसेप्ट दिए उनके रिगार्डिंग वो अपना जो डिसबिलीफ है उसको विलिंगली सस्पेंड कर दे कि ये चीज होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये इन्होंने अपने जो सुपरनेचुरल थीम है, जो सुपरनेचुरल वर्क है इनके, उन पर अप्लाई किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास थर्ड। Which of the following is the longest major poem by the English poet S.T. Coleridge? बताइएगा। S.T. Coleridge की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पोएम यानी कि सबसे लेंदी पोएम्स कौन सी है? जी हाँ, मेकिंग अनफेमिलियर थिंग्स टू फेमिलियर। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। अब अनफेमिलियर का मतलब है जो सुपरनेचुरल है, जो कि फेमिलियर नहीं होती है। राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक है। शाबन गुप्ता और सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम यहाँ पर एंशिएंट मैरिनर के बारे में समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। बेसिकली इसका जो फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो क्या है? ये एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। क्या है ये? एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई है। अगर मैं बात करूं इसकी तो दिस इज द फर्स्ट पोएम। ये कौन सी है? ये आपकी फर्स्ट पोएम है। इसमें इंक्लूड की जाने वाली लिरिकल बैलेड में, लिरिकल बैलेड में इंक्लूड की जाने वाली ये पहली पोएम है 1798 के वॉल्यूम में। ठीक है, और ये क्या है? एक बैलेड है। 1798 का जो लिरिकल बैलेड है जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने कलेक्टिवली पब्लिश किया था, इसमें टोटल 4 पोएम्स, 4 पोएम किसकी थी? एसटी कॉलेज की थी। ठीक है, और 19 जो पोएम थी वो आपकी वर्ड्सवर्थ की थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। अच्छा, अब बात आती है कि 90 पोएम में लास्ट की जो पोएम है वो हमारी कौन सी है? वो है आपकी टिन-टर्न अवे। कौन सी है? टिन-टर्न अवे। अब टिन-टर्न अवे का अगर फॉर्म पूछा जाए तो ये आपकी एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये क्या है? ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर इसमें साइलेंस स्पीकर की, साइलेंस लिसनर की बात की जाए तो डोरोथी जो उसकी सिस्टर है वो क्या है? इसमें एक साइलेंस लिसनर का काम करती है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास, द ओलियन हार्प बाई सैमुअल टाइलर कॉलरिज वाज पब्लिश्ड इन, बताइएगा ओलियन हार्प क्या है। बेसिकली ओलियन हार्प क्या है कि कन्वर्सेशन पोएम है, और मैं कहूं तो फर्स्ट कन्वर्सेशन पोएम है एसटी कॉलेज के द्वारा। इसको पब्लिश कब किया गया था? 1794, 1796, 1798 और 1795। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। हाँ, टिंटन अवे द ड्रामेटिक मोनोलॉग, वेरी गुड। चलिए संदीप, रेखा कुमारी, संदीप, पंकज, प्रवीणा, रानी शर्मा, ऑल आर गिविंग ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो नोट करिएगा, तो ओलियन हार्प सबसे पहला जो इंपोर्टेंट फैक्ट है ये कि ये क्या है, एक कन्वर्सेशन पोएम है। कैसी है? कन्वर्सेशन पोएम। अभी मैं इस पे क्वेश्चन करने वाला हूं, आप इसको ध्यान रखिएगा। ये कन्वर्सेशन पोएम अगर मैं बात कर लूं तो अर्लीस्ट यानी कि पहली कन्वर्सेशन पोएम इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इसको लिखना स्टार्ट किया था एसटी कॉलेज ने 1795 में। मैं ये कहूं कि इसको लिखा गया था 1795 में, ठीक है ना। इसको पब्लिश किया गया था 1796 में। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। मैंने अभी बोल दिया था ना कि कन्वर्सेशन पोएम पर हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आपका आ गया है, व्हाट इज नॉट ट्रू, यानी कि क्या चीज ऐसी है जो सही नहीं है रिगार्डिंग कन्वर्सेशन पोएम्स ऑफ एसटी कॉलेज। ऑप्शंस आपके सामने है। पहले ऑप्शन में हमने लिखा है कि कन्वर्सेशन पोएम्स आर अ ग्रुप ऑफ एट लीस्ट 8 पोएम्स कंपोज्ड बिटवीन 1795 टू 1807, यानी कि जो कन्वर्सेशन पोएम है वो लगभग 8 पोएम्स का एक ग्रुप है जिनको 1795 से 1807 के बीच में लिखा गया था। क्या ये बात सही है? अगर सही नहीं है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर बोला गया है कि ईच कन्वर्सेशन पोएम डिटेल्स, मतलब विवरण देती है किसका, एक पार्टिकुलर लाइफ एक्सपीरियंस का, जिसके द्वारा जो पोएट है वो एग्जामाइन करता है नेचर और रोल ऑफ पोएट्री, यानी कि जो नेचर है उसका एग्जामिनेशन करता है और जो पोएट्री का जो रोल है लाइफ में उसका विवरण देता है। सी हमारा है दे, मतलब के कन्वर्सेशन पोएम डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करते हैं किसका, वर्चुअस कंडक्ट, यानी कि वर्चुअसली जो दिखाई नहीं देता ऐसे आचरण के बारे में विवरण देती हैं ये। और किसका विवरण है? मेंस ऑब्लिगेशन, मनुष्य की जो कृतज्ञता है किसके रिगार्डिंग, गॉड, नेचर और सोसाइटी के प्रति। और ये पूछता है कि क्या इफ देयर इज अ प्लेस, क्या कोई ऐसी जगह है किसके लिए, फॉर सिंपल एप्रिसिएशन, एक साधारण तौर पे प्रशंसा के लिए, प्रकृति की साधारण तौर पे प्रशंसा के लिए, क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर विदाउट हैविंग टू एक्टिवली डेडिकेट वंस लाइफ टू ऑल्ट्रिज्म। ऑल्ट्रिज्म का मतलब होता है परोपकारवाद, यानी कि परोपकारवाद में बिना अपने आप को डिवोट किए हुए क्या कोई ऐसी जगह है जिसमें हम प्रकृति के प्रति समर्पण कर पाए। और लास्ट में दिया गया है कॉलरिज ग्रुप्ड दीज पोएम्स, कॉलरिज ने इन पोएम्स को कैटेगराइज जब किया था जब उसे लगा कि कुछ सिमिलरिटी है इसके स्टाइल और इसके कंटेंट, इसकी फोकस में। अब मुझे बताइएगा कौन सा वाला ऑप्शन ऐसा है जो कि गलत है, मतलब कि नॉट ट्रू। मैंने आपको सारे पॉइंट समझा दिए, आई होप कि अब आप बता सकते हैं। देयर आर 8 कन्वर्सेशन पोएम, हाँ तो देखिए ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है। देयर आर 8 कन्वर्सेशन पोएम और इनको लिखा गया था 1795 से लेकर 1807 में। पहली पोएम की बात करें तो ओलियन हार्प है, लास्ट कन्वर्सेशन पोएम की बात करें तो 2 वर्ड्स है। याद रखिएगा क्वेश्चन आने वाला है। और ऑप्शन नंबर बी भी हमारा ठीक है और ऑप्शन नंबर सी भी हमारा ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक नहीं है। उसका रीजन क्या है कि कॉलरिज नेवर ग्रुप्ड दीज पोएम्स हिमसेल्फ इन द कन्वर्सेशन कैटेगरी बिकॉज these poems were grouped by 20th century literary critics when they found the similarity between style, content and its focus. So the right answer goes to option number D. इनका ऑप्शन नंबर डी है वही ठीक है, मतलब जो गलत है वही सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट कन्वर्सेशन पोएम्स बाई कॉलरिज। मुझे बताइएगा दिए हुए पोएम्स में से कौन सी ऐसी पोएम्स का पेयर है जो कन्वर्सेशन पोएम्स का नहीं है। चलिए भाई जल्दी जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा।
फटाफट फटाफट से। पहला ऑप्शन है द ओलियन हार्प, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, 2 पोएम है आपकी यहां पर भी 2 पोएम है, दिस लाइम ट्री बोवर माई प्रिजन, और है फ्रोस्ट एट मिडनाइट, ठीक है। एक है आपका फियर्स इन सॉलिट्यूड और दूसरा है द नाइटिंगेल, ठीक है। इसके बाद में है डिजेक्शन एंड ओड और दिया गया है क्रिस्टाबल। तो कौन सा वाला ऐसा पेयर है जो कि कन्वर्जेशन पोएम का नहीं है, बताइएगा मुझे। फटाफट फटाफट आंसर देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, संदीप, सस्मिता, रेखा, मोहम्मद आसिफ और सभी लोगों का ऑप्शन डी आ रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी मैंने जस्ट, ठीक है ना, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि पहली कन्वर्सेशन पोएम कौन सी है? ओलियन हार्प है। सबसे लास्ट कन्वर्सेशन यानी कि 8th नंबर की जो कन्वर्सेशन पोएम है वो कौन सी है आपकी? टू वर्ड्सवर्थ है, जिसको एस.टी. गॉडलिंच ने द प्रील्यूड के रिस्पॉन्स में लिखा था। जब एस.टी. गॉडलिंच, डोरोथी और विलियम वर्ड्सवर्थ के यहाँ पर ठहरने के लिए गए थे, स्टे करने के लिए गए थे, तो क्या हुआ था कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम थी यानी कि 5 चैप्टर में कंप्लीटेड जो बुक थी वो उनको सुनाई थी। उसके रिस्पॉन्स में एप्रिसिएशन के तौर पे उन्होंने एक पोएम लिखी थी जो कन्वर्सेशन स्टाइल में थी, और 8th नंबर की कन्वर्सेशन पोएम थी जिसका टाइटल था टू वर्ड्सवर्थ, ठीक है। जहां पर दिया गया क्रिस्टेबल कोई कन्वर्सेशन पोएम नहीं है, नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कॉलिन्स वन लाइफ कंसेप्ट? कॉलिन्स का जो वन लाइफ कंसेप्ट है वो क्या है? चलिए, तो यहां दिया गया है अ बिलीव दैट पीपल आर स्पिरिचुअली कनेक्टेड थ्रू अ यूनिवर्सल रिलेशनशिप विद गॉड, यानी कि एक ऐसा विश्वास है जिसके अंतर्गत जो लोग हैं वो स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर से जुड़े हुए हैं एक यूनिवर्सल बॉन्ड के द्वारा भगवान के साथ में, जो जोड़ता है सभी प्राकृतिक चीजों को। बताइएगा ये सही है या? ह्यूमैनिटी एंड नेचर यानी प्रकृति और मानवता आर यूनाइटेड अलोंग विद हिज डिजायर, अपनी इच्छाओं के साथ साथ जुड़े हुए हैं टू ट्राई टू फाइंड द डिवाइन विद इन नेचर, नेचर में जो डिवाइनिटी है उसको फाइंड करने के लिए। या दिया गया है ओनली ए, केवल एक सही है, या दिया है ए एंड बी दोनों सही है। चलिए, कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? कोशिश करिएगा बताने की क्वेश्चन नंबर 7 की। चलिए कविता, श्रावण, कल्पना, ऑप्शन डी आ रहा है। ऑप्शन डी आ रहा है, इट मींस वी हैव टू आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर सी तो है नहीं, तो इसको तो कट कर दीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मतलब दिस एंड दिस दोनों करेक्ट हैं, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ए एंड बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नोट करिएगा, वन लाइफ थ्योरी को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। कि वन लाइफ जो थ्योरी है वो पोएट्री के अंतर्गत किसने दी है? तो एस.टी. गॉडलिंच की वन लाइफ थ्योरी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस पोएम ऑब्जर्व कॉलेज सन हार्टले, ये जो पोएम है एस.टी. गॉडलिंच के सन हार्टले से संबंधित है और एम्फसाइज करती है इंपोर्टेंस ऑफ बीइंग रेज इन द कंट्री साइड, यानी कि देहाती क्षेत्र में ब्रिंग अप यानी कि पालन पोषण करने के महत्व पर जोर देती है, और हार्टले को ऑब्जर्व करती है, अपने बेटे से संबंधित पोएम है। तो ये पोएम कौन सी है? फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, रिफ्लेक्शन ऑन हैविंग लेफ्ट अ प्लेस ऑफ रिटायरमेंट, या डिजेक्शन एंड ओड, या दिस लाइम ट्री ओवर माई प्रिजन। जल्दी जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, आशा मिश्रा फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, प्रवीणा द लिटरेचर, ऑप्शन ए आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए ये जो पोएम है वो हमारी कौन सी है? फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है। इसको पब्लिश किया गया था 1798 में, यानी 1798 में, और ये क्या है? दिस इज वन ऑफ कन्वर्सेशन पोएम, जो 8 कन्वर्सेशन पोएम है उनमें से ये भी एक कन्वर्सेशन पोएम है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिया गया द पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट टेक प्लेस इन,
द पोएम फ्रॉस्ट एट मिडनाइट टेक्स प्लेस इन, यानी ये जो पोएम है कहाँ ओपन होती है बताइएगा मुझे। तो अ विलेज नियर बाई रिवर, अ कॉटेज लेट एट नाइट, इन अ स्टोर्मी नाइट बिसाइड अ चर्च यार्ड, या फिर अ ड्रीम विच द स्पीकर शो। फ्रॉस्ट एट मिडनाइट का जो सेटिंग है वो क्या है, चलिए इसका जो सेटिंग है वो क्या है, जल्दी जल्दी से कोशिश करें बताने की। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 बताना है आपको। चलिए, और भाई सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। तो मैनी कैंडिडेट्स आर देयर बट लाइक का नंबर बहुत कम है, संतुष्टजनक नंबर नहीं है लाइक का, है ना। चलिए तो नोट करिएगा, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट का जो स्पीकर है वो अपने कॉटेज में सो रहा होता है, कंट्री साइड कॉटेज होता है और रात बहुत ज्यादा है, अंधेरी रात है, ठीक है ना। उसमें अचानक क्या होता है, उसके घर के सभी मेंबर सोए हुए हैं बट अनफॉर्चुनेटली ही इज अवेकन, वो जागा हुआ है। जागते हुए अचानक उसको अपने बेटे के बारे में कुछ ख्याल आते हैं। उसका बेटा जो है इस पोएम में वो 8 मंथ्स का है, कितने का है, 8 मंथ का। और एक्चुअली में जो वास्तव में उनका जो बेटा था जब ये पोएम कंपोज की गई थी तो 8 महीने का ही था, इन्फेंट था, ये समझ लीजिए। तो ये पोएम जो है लेट नाइट की है और एक कॉटेज में, कंट्री साइड कॉटेज में ये खुलती है, यानी कंट्री साइड कॉटेज जो है इसकी सेटिंग है। द लाइन्स, द इनमेट्स ऑफ माई कॉटेज ऑल एट रेस्ट हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड। तो हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये लाइनें हैं कहां से ली गई हैं, द इनमेट्स ऑफ माई, एक सेकेंड, the inmates of my cottage all at rest have left me to that solitude, have been taken from, दो कॉटेज से, ओड ऑन सॉलिट्यूड, फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, या फिर माइकल से। कहां से ये लाइनें ली गई हैं जल्दी जल्दी से बताने की कोशिश करिए। चलिए, संदीप, लक्ष्मी नारायण, आशा मिश्रा, दीपिका कुमारी, ऑप्शन सी आ रहा है। अभी अभी तो मैंने बताया था इसके बारे में, डिटेल मैंने आपको दी थी। तो ये पोएम है आपकी फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, ठीक है, जैसा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था। जो स्पीकर है पोएम का वो अचानक आधी रात को जाग गया है और कह रहा है द इनमेट्स ऑफ माई कॉटेज, यानी मेरे घर में, कॉटेज में जो भी लोग थे वो सभी क्या है, ऑल एट रेस्ट, सभी सो रहे हैं, हैव लेफ्ट मी टू दैट सॉलिट्यूड, और इस एकांत में मैं अभी अकेला हूं। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगेन क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉलेज रोट सम ऑफ हिज पोएट्री इन कोलैबोरेशन विद। इस क्वेश्चन को जो करेगा ही विल बी एप्रिसिएटेड पर्सनली, सभी लोगों को जो भी करेंगे उनको मैं पर्सनली एप्रिसिएट करूंगा। तो कॉलेज ने किसके साथ में कोलैबोरेटेड काम किया है, वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लिलोड, या फिर इन सभी के साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 बताना आप लोगों को। चलिए, रिटाइवर फैमिली, संदीप, ऑप्शन डी आ रहा है, मोहम्मद आसिफ, 11 का डी आ रहा है, प्रवीणा, संदीप, किसी का ए और किसी का डी, किसी का ए और किसी का डी, यानी ए और डी के बीच में गाड़ी चल रही है। अच्छी बात है। उसका रीजन क्या है, ए क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ और कॉलेज के बारे में तो दुनिया जानती है कि उन्होंने क्या किया था, लिरिकल बैलेड लिखा था 1798 में, जिसके कारण से ये माना जाता है कि रोमांटिक इरा की शुरुआत हुई थी। बट याद रखिएगा भाई, ये सभी क्या है, कंटेम्परेरी राइटर हैं। तो वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लिलोड, ऑल ऑफ दिस, ये क्या है, ऑल ऑफ दिस, मतलब इन सभी के साथ में कॉलेज का कोलैबोरेटेड वर्क रहा था। सबसे बड़ा जो कोलैबोरेटेड वर्क रहा था वो 1798 में किसके साथ रहा था, वर्ड्सवर्थ के साथ में, लिरिकल बैलेड में, ठीक है, लिरिकल बैलेड में। और बाकी जो कोलैबोरेशन थे वो ज्यादा बड़े बड़े नहीं थे बट महत्वपूर्ण थे। तो एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास में, कॉलेज शेयर्ड वॉल्यूम्स एंड कोलैबोरेशन विद चार्ल्स लैम, रॉबर्ट साउदी एंड चार्ल्स लिलोड, तीनों के साथ में उन्होंने कोलैबोरेशन किया है। पहला 1796 में, कब, 1796 में। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो रिजोल्यूशन को थोड़ी देर के लिए बढ़ा लीजिए। पहला 1796 में, जब उन्होंने अपना फर्स्ट वॉल्यूम प्रोड्यूस किया था जिसका टाइटल रखा था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाई एसटी कॉलेज, तो ये पब्लिश किया गया था 1796 में।
इसका टाइटल रखा गया था पोएम्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट। इसमें कौन कौन शामिल था? तो 4 पोएम थी चार्ल्स लैम्ब की, ठीक है, और एज वेल एज ए कोलैबोरेशन विद रॉबर्ट साउदी। रॉबर्ट साउदी भी इसमें शामिल थे। और एक वर्क था जो सजेस्ट किया गया था चार्ल्स लैम्ब और एसटी कॉलेज के फ्रेंड के द्वारा, यानी चार्ल्स लैम्ब और एसटी कॉलेज के द्वारा उनके फ्रेंड का लिखा हुआ, और उस फ्रेंड का नाम था रॉबर्ट फेवेल। तो इसमें जो पहले कलेक्शन में जो लोग शामिल थे, चार्ल्स लैम्ब, रॉबर्ट साउदी, रॉबर्ट फेवेल और एसटी कॉलेज, यानी कि इनका पहला कलेक्शन 4 लोगों का कोलैबोरेशन था। इसके बाद में इसमें अगर पोएम्स की बात की जाए इस कलेक्शन में, तो रिलीजियस म्यूजिक, ठीक है ना, मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ थॉमस चैटरटन, और एक अर्ली वर्जन था द ओलियन हार्प का, उसका टाइटल दिया गया था एफ्यूजन 35। नोट करते जाइए। नेक्स्ट सेकंड वर्जन जो आया था इनका एडिशन पोएट्री का, वो 1797 में प्रिंट किया गया था। इसमें जो अपेंडेक्स थी, अपेंडेक्स जिसको सूची बोलते हैं काम की, तो वो चार्ल्स लैम्ब और चार्ल्स लिलोड ने लिखी थी, ठीक है ना। चार्ल्स लिलोड की बात हो जाए तो ये एक यंग पोएट है जिनके एसटी कॉलेज का भी प्राइवेट ट्यूटर भी हुआ करते थे। 1796 की बात करते हैं तो 1796 में उन्होंने प्राइवेटली एक कोलैबोरेटेड वर्क लिखा था सोनेट्स फ्रॉम वेरियस ऑथर, जिसमें कुछ सोनेट शामिल थी चार्ल्स लैम्ब की, चार्ल्स लिलोड की और रॉबर्ट साउदी की, ठीक है। और एक पोएट थे जिनका नाम था विलियम लेस्ले वॉल्स, इनकी भी पोएम्स उसमें शामिल थी। और 1798 का आप लोग जानते ही हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ में द लिरिकल बैलेड, 1798 का लिरिकल बैलेड, जिसमें 4 पोएम जो थी वो एसटी कॉलेज की थी, ठीक है, और 19 पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। विलियम वर्ड्सवर्थ की जो लास्ट पोएम है वो टिंटन अवे है। इसमें इसके बारे में मैं शायद अभी बता चुका हूं। ये एक ड्रामाटिक मोनोलॉग है, ड्रामाटिक मोनोलॉग है। एसटी कॉलेज के द्वारा जो पहली पोएम है वो हमारी कौन सी है? द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये क्या है? ये एक बैलेड है, ये एक बैलेड फॉर्म में लिखी गई, ये पहली पोएम है द लिरिकल बैलेड 1798 एडिशन की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास पूछा जा रहा है द मैरिनर इन द एंशिएंट मैरिनर किल्स। ये अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है। एंशिएंट मैरिनर जो पोएम है, इसमें जो एंशिएंट मैरिनर है वो किसको मार देता है? चलिए, एल्बाट्रॉस, वेरी गुड, सभी लोगों का बिल्कुल ठीक है। एल्बाट्रॉस, एल्बाट्रॉस क्या था? एक पक्षी था, एक बर्ड था, ठीक है ना। ही गॉट शॉट द एल्बाट्रॉस, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन पे पूछा जा रहा है द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम, लाइन है आपके पास, ओ नेटिव ब्रिटेन, ओ माई मदर आइल्स, हाउ शुडस्ट दाउ प्रूव, और ईल्स बट डियर एंड होली। तो ये लाइन कहां से है? द नाइटिंगल, फियर्स इन सॉलिट्यूड, फ्रोस्ट एट मिडनाइट, और डिजेक्शन एंड ओड। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा, बताइएगा मुझे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 बताना है कौन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके तलात, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, सभी लोग बढ़िया हैं। संदीप, लक्ष्मी, समीम अख्तर, मौसमी, सुनीता, रेखा, ऑप्शन डी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फियर्स इन सॉलिट्यूड, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। इसको लिखना शुरू किया गया था अप्रैल 1798 में, अप्रैल 1798 में। और ये वो दौर था जब फ्रांस जो था वो फ्राइटन कर रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए, इन्वेड करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है कॉलेज वंस सेड, कॉलेज ने एक बार कहा था आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, सो व्हाई डिड ही से सो, उसने आखिर ऐसा क्यों कहा? बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम हैमलेट्स फिट्स ऑफ डिप्रेशन ऑन अकाउंट ऑफ हिज एडिक्शन टू ओपियम ईटिंग, अफीम खाने के कारण उसमें अभी हैमलेट जैसा डिप्रेशन आ गया था। ही हैड मेलंकली नेचर बाय बर्थ लाइक हैमलेट, उसमें मेलंकलिक यानी कि दुखद प्रवृत्ति थी उसकी हैमलेट के तरीके से। He suffered from occasional fits of madness, कभी कभी उसे पागलपन के दौरे पड़ते थे। He had been disappointed in love like Hamlet, और वो भी प्यार में धोखा खाया हुआ था, डिसअपॉइंट हुआ था, जैसे कि हैमलेट और ऑफिलिया के बीच में रिलेशन था उस तरीके से। बताइएगा कौन सा करेक्ट रहेगा? द लिटरेचर लैंडस्केप, KNN, संदीप, श्रावण,
ज्ञान की पाठशाला, ऑप्शन ए बता रहे हैं मौसमी। तो नोट करिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, बिकॉज ही सफर्ड फ्रॉम हैमलेट्स फिट्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ ईटिंग द ऑपियम, यानी कि अफीम खाने के कारण। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, दिया गया है, ही प्रेथ बेस्ट हु लव्थ बेस्ट ऑल थिंग्स ग्रेट एंड स्मॉल, इन विच पोएम डू द लाइन्स ऑकर? कुबला खान, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, डिजेक्शन एंड ओट, या फिर क्रिस्टेबेल? किस पोएम में कहा गया है ही प्रेथ द बेस्ट, वह गॉड की सबसे अच्छी सेवा करता है, हु लव्थ बेस्ट, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, ऑल थिंग्स, सभी चीजों को, चाहे वो ग्रेट हो चाहे वो स्मॉल हो। बताइएगा ये लाइन है किस पोएम में आपको देखने के लिए मिलती हैं? वेरी गुड, एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये लाइन किसके द्वारा बोली गई है? ये लाइन बोली गई है एंशिएंट मैरिनर के द्वारा। किस पोएम में? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर में, जो कि एक बैलेड है। इसको 1798 के लिरिकल बैलेड में पहली पोएम के तौर पे इंक्लूड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोग्राफिकल कम लिटरेरी स्टडीज वाज रिटन बाय कॉलरिज? तो लाइव्स ऑफ द पोएट्स, इमिनेंट विक्टोरियंस, और बायोग्राफिया लिटरेरिया, या फिर लाइव्स? बताइएगा कौन सा वर्क है जो कि बायोग्राफिकल कम लिटरेरी स्टडीज पे आधारित है? क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? नीतू, रीना, संदीप, दीपिका, कविता और ज्ञान की पाठशाला, बायोग्राफिया लिटरेरिया? बिल्कुल एग्जैक्टली, जिनका राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये क्या है? एक क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी है। क्या है ये? क्रिटिकल ऑटोबायोग्राफी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। फटाफट मुझे बताइएगा इसको पब्लिश किस ईयर में किया गया था? सभी लोग बताएं, ये जो पब्लिश किया गया था बायोग्राफिया लिटरेरिया, वो किस ईयर में पब्लिश किया गया था? जल्दी जल्दी से बताइएगा सभी लोग। बायोग्राफिया लिटरेरिया वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, वेरी गुड, संदीप का आंसर आ गया 1817। 1817 में इसको पब्लिश किया गया था इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है, इन 2 वॉल्यूम्स। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 का जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर दिया गया 17, ओ लेडी वी रिसीव बट व्हाट वी गिव, एंड इन अवर लाइफ अलोन डज नेचर लिव, अवर्स इज हर वेडिंग गारमेंट, अवर्स हर शाउट। ये बहुत अच्छी लाइन है। तो हु इज द लेडी, इसमें जो लेडी है वो कौन है? तो मैरी हचिंसन, वर्ड्सवर्थ की वाइफ, सारा हचिंसन जिसको ये प्यार करते थे, जेन ऑस्टिन द नोबलिस्ट, या फिर मैरी गॉडविन? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक है, सभी लोगों का ऑप्शन नंबर बी है, सारा हचिंसन। देखिए ये जो लाइनें हैं ये एक तरीके से वर्स लेटर से ओरिजिनेटेड हैं, ठीक है ना। वर्स लेटर यानी कि पंक्तियों में लिखा हुआ एक लेटर था, उस लेटर के तौर पे। और ये लेटर लिखा कब गया था? ये लेटर लिखा गया था आपका 4 अप्रैल 1802 में, 1802 में। और इसका जो टाइटल था इनिशियल वो क्या था? अ लेटर टू। क्या था? अ लेटर टू, और दिया था यहां पे खाली जगह, अ लेटर टू। लेकिन इसके बाद में ये जो एड्रेस किया गया था ये किया गया था आपका सारा हचिंसन को, ठीक है ना, सारा हचिंसन को। तो द राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि चलो ये क्या था? अ लेटर टू था, बट आफ्टर दिस इन अक्टूबर, हम कहें अक्टूबर 1802, 1802 में इसी लेटर का एक टाइटल दे दिया गया था एज अ पोएम। तो वह पोएम कौन सी है जो इस लेटर को कन्वर्ट करके बनाई गई? बताइएगा व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द पोएम दैट वाज फॉर्म्ड बाय एडिटिंग द टेक्स्ट ऑफ दिस लेटर, यानी वर्स लेटर। क्या नाम था उस पोएम का? चलिए किसी का आंसर नहीं आया है, जल्दी जल्दी से कोशिश करें। डिजेक्शन एंड ओड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका राइट आंसर आ रहा है डिजेक्शन एंड ओड, कहां लिखूं मैं? चलिए यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, डिजेक्शन एंड ओड। डिजेक्शन
एंड ओड, ठीक है, याद रखिएगा। इसको पब्लिश कब किया गया था? 4 अक्टूबर, जैसा कि मैंने यहां बता दिया, 4 अक्टूबर 1802 में इसको पब्लिश किया गया था एज डिजेक्शन एंड ओड। इसको लिखा गया था 4 अप्रैल 1802 में एज अ लेटर ऑफ बर्थ, ठीक है ना। और इसका जो टाइटल था अ लेटर टू, और उसके बाद में स्पेस, याद रखिएगा। दिस लेटर वाज एड्रेस टू सारा हचनसन, बट आफ्टर ऑल इट्स एडिशन, जब इसको एडिट कर दिया गया तो सारा हचनसन को यहां से रिमूव किया गया। उसके बाद में इसको वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट किया गया, वर्ड्सवर्थ को एड्रेस किया गया इसमें। और ये जो लेडी थी, यहाँ पे सारा का नाम था, उस जगह पर एक अनआइडेंटिफाइड लेडी यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई। तो ये जो लेडी थी इनिशियल वे में सारा हचनसन थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है ना। चलिए, दिया गया इन विच पोएम कॉलेज रेफर्स टू माई शेपिंग स्पिरिट ऑफ इमेजिनेशन, बताइएगा। जो लाइनें हैं किस पोएम को रेफर कर रही हैं? तो डिजेक्शन एंड ओड, कुबला खान, यूथ एंड एज और क्रिस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फटाफट फटाफट बताइएगा। चलिए, मेघा रानी, डिजेक्शन एंड ओड 1802 आ रहा, बिल्कुल करेक्ट है। पंकज, ज्ञान की पाठशाला, राम प्रवेश, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखिए, दिस पोएम आल्सो द टाइटल डिजेक्शन एंड ओड, जिसके बारे में मैं अभी अभी आपको बता चुका हूं। तो इसमें इसके बारे में और ज्यादा बताने की तो जरूरत है नहीं है। तो इसके बारे में एक इंपोर्टेंट फैक्ट समझ लीजिए कि ये जो पोएम थी आपकी 4 अक्टूबर और 1802 को पब्लिश की गई थी ऑन द बेडिंग ऑफ वर्ड्सवर्थ, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो बेडिंग डे था उस दिन। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया गया हमारे पास 19, पूछा जा रहा है फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड? वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नोर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। चलिए, ये लाइनें बहुत ही पॉपुलर हैं और किसी की भी गलत नहीं जाएंगी, सभी लोग इसको बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, है ना। ओके, चलिए, अक्षिता, आरआर इंग्लिश एकेडमी, संदीप, मौसमी, ज्ञान की पाठशाला, सभी का बिल्कुल ठीक है। कहां से ली गई है ये है आपकी राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ठीक है, नोट करिएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, एसटी कॉलेज के द्वारा लिखा हुआ है। Why were the ancient mariner and his companion so cursed? यानी कि एंशिएंट मैरिनर और उसके जो कंपेनियन सेलर थे उनको किस तरीके से कर्स किया गया था? The sea god had cursed them and evil spirit had cursed them. They were cursed for killing an albatross, या they had set out on an ominous wave. कौन सा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा बताइएगा। रवि, संदीप, राम प्रवेश, पंडित, ऑप्शन सी आ रहा है, सभी का ऑप्शन सी आ रहा है एग्जैक्टली, ठीक है ना। दे वर कर्स्ड फॉर किलिंग एल्बर्ट्रोस, उन्होंने क्या किया था? एल्बर्ट्रोस मार दिया था, दैट इज व्हाई दे वर कर्स्ड एंड स्टक इन द ओशियन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, द करेक्ट ईयर्स ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ सैमुअल टेलर कॉलेज। एसटी कॉलेज की जो करेक्ट बर्थ एंड डेट है वो क्या है? जल्दी जल्दी से बताइएगा। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स, केवल 10 सेकेंड में आपको आंसर देना है, बताइएगा फटाफट फटाफट आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का आपको आंसर देना, बहुत जल्दी आंसर देना है, ठीक है। चलिए, दीपिका कुमारी, और आंसर देने के बाद में फिर एनालाइज करना कि सही दिया था या गलत दिया था। कितने लोगों का गलत आंसर जा रहा है ना। चलिए, ठीक है, जिनका आंसर आ रहा है 21 अक्टूबर 1772 को ये पैदा हुए थे एंड ही वाज डेड 25 जुलाई एंड 1834 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए। अब चेक कर लीजिए किसने सही बताया था, किसने गलत बताया था। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है, कॉलेज वाज बोर्न ऑन 21 अक्टूबर 1772 इन इंग्लैंड। तो कोकर माउथ, डोव कॉटेज, द टाउन ऑफ ओटरी सेंट मैरी इन डेवन, या कोकर माउथ कॉम्बरलैंड, बताइएगा। कॉलेज का जन्म किस जगह हुआ था?
कॉलरिज का जन्म किस जगह पर हुआ था? सुनील, अमरदीप, लक्ष्मी नारायण और सभी का ऑप्शन ठीक है। डेवनशायर कहां से आ गया इसमें? डेवनशायर, हाँ बिल्कुल ठीक है। द टाउन ऑफ ऑट्री सेंट मैरी इन डेवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। द पर्सन हु आर गिविंग द आंसर, द टाउन ऑफ ऑट्री सेंट मैरी इन डेवन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, कॉलरिज वाज ओरिजिनली बरीड, कहां पर ये दफनाए गए थे? बताइएगा, जल्दी जल्दी से बताना है और बहुत जल्दी बताना है। इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो क्या था? इन द आइल्स ऑफ सेंट माइकल्स पेरिस, यानी कि सेंट माइकल के गलियारों में, जो कि हाईगेट लंदन में है, या फिर एट ओल्ड हाईगेट चैपल, जो कि नेक्स्ट टू एंट्रेंस ऑफ हाईगेट स्कूल, या फिर ए एंड बी दोनों, या केवल ओनली बी? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी से बताइएगा। चलिए, रवि कुमार, पम्मी, संदीप और लगभग सभी का आंसर करेक्ट ही आ रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि कॉलरिज वाज ओरिजिनली बरीड, यानी कि वास्तविक रूप से जो दफनाए गए थे, इनका जो बरियल हुआ था वो कहां हुआ था? ओल्ड हाईगेट चैपल नेक्स्ट टू द मेन एंट्रेंस ऑफ हाईगेट स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। लेकिन 1961 में he was re-interred in the Isles of St. Michael Parish Church in Highgate, London। अगर क्वेश्चन आ जाए री-एंटर्ड के लिए तो 1961 में इनको री-एंटर किया गया था। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, ओनली बी इज करेक्ट। समझ लिया ना सभी लोगों ने? क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, जिसमें हमने लिखा है ओनली बी इज करेक्ट, मतलब बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 24 पे दिया गया है, स्पेस इज अ पोएम बाई एसटी कॉलेज रिटन इन 1807। यहां पर खाली जगह है और यहां पर हमें कुछ फिल करना है। एज रिस्पॉन्ड टू पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रील्यूड, यानी द प्रील्यूड के लिए रिस्पॉन्सिव जो पोएम लिखी थी, जिसको कहा था दैट प्रोफेटिक ले, वो पोएम कौन सी है? बायोग्राफी लिटरेरिया, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, फियर्स एंड सॉलिट्यूड, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पिछले क्वेश्चंस में बता दिया आपको, है ना? पिछले क्वेश्चंस थे उनमें मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टू द वर्ड्सवर्थ, एग्जैक्टली टू द वर्ड्सवर्थ इज द लास्ट, या हम कहें 8th कन्वर्सेशन पोएम बाई एसटी कॉलेज एंड द पोएम वाज रिटन इन रिस्पॉन्स टू द प्रील्यूड। जो एसटी कॉलेज थे इनके साथ में, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी के साथ में स्टे करने के लिए गए थे, वहीं पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड के 5 चैप्टर जो कंप्लीट हो गए थे उनको रिसाइट किया था एसटी कॉलेज के सामने। उनको बहुत अच्छी लगी, तो एप्रिसिएशन के तौर पे उन्होंने रिस्पॉन्स में, द प्रील्यूड के रिस्पॉन्स में एक पोएम लिखी जो कन्वर्सेशन स्टाइल में थी। उसका टाइटल था टू विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नोट करिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट म्यूजिकल मोस्ट मेलंकली वर्ड, अ मेलंकली वर्ड, ओ आइडल थॉट, इन नेचर देयर इज नथिंग मेलंकली, लाइन्स आर फ्रॉम। मतलब ये कहा जा रहा है कि मोस्ट म्यूजिकल, सबसे ज्यादा म्यूजिकल संगीतमयी है, मोस्ट मेलंकली वर्ड है, बहुत दुखद वर्ड है, बहुत दुखद पक्षी है। अब मेलंकली वर्ड, या बहुत दुखी चिड़िया, या कोई दुखी वर्ड, कोई भी चीज मतलब यहाँ पे बोली जा रही है। ओ आइडल थॉट, ये कितना बेहुदा विचार है, ये कितना बेहुदा विचार है, क्योंकि इन नेचर देयर इज नथिंग मेलंकली, क्योंकि प्रकृति में कुछ भी दुखद नहीं है, सब कुछ हैप्पी है, सब कुछ खुश है, सब कुछ बढ़िया है। तो ये लाइनें कहां से हैं? तो नोट करिएगा, ये लाइनें हैं द टू द कुकू द नाइटिंगेल, बिल्कुल ठीक है। ये लाइनें हैं आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द नाइटिंगेल, और इसका पूरा टाइटल है अ कन्वर्सेशन पोएम, कन्वर्सेशन पोएम। इसमें इन्होंने द नाइटिंगेल को मेलंकलिक वर्ड नहीं बताया है, ये कहा है कि जो नेचर है उसमें कुछ भी मेलंकलिक नहीं है, सब कुछ प्रसन्न होता है, सब कुछ खुश होता है। और ये क्या है? अ मेलंकली वर्ड, मोस्ट मेलंकली वर्ड। ये कैसे है थॉट? ये आइडल थॉट है, बिल्कुल बेहुदे थॉट है, इनकी कोई भी परिभाषा नहीं है। ठीक है ना, इनकी कोई भी परिभाषा नहीं है। इसको ओरिजिनली इंक्लूड किया गया था, इस पोएम को, लिरिकल बैलेड के
लिरिकल बैलेड का जो पहला एडिशन था 1798 का इसमें, ओके, और 1798 में इसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट में अगला क्वेश्चन हमारे पास 26, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। जो बैलेड है एस टी कॉलेज के द्वारा, द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन बाय एस टी कॉलेज, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है बताइएगा मुझे। चलिए भाई, जो लोग भी आ रहे हैं सभी लोग लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए और इसको शेयर करते जाइए ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद आप लोग खाना पीना खाने चले जाओगे और भूल जाओगे कि वीडियो को लाइक भी करना, तो लाइक करके जाइएगा, बिना लाइक किए मत जाइए। चलिए 7 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 27 है, कॉलेज हैज रिटन एन ओड एड्रेस टू अ कंट्री, यानी कि एसटी कॉलेज ने एक ओड लिखा है किसी कंट्री को एड्रेस करते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज एड्रेस, इनमें से कौन सी कंट्री है जो एड्रेस की गई है, इंग्लैंड, ग्रीस, फ्रांस और इटली। क्वेश्चन नंबर 27 बताना है सभी लोगों को, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 बताना है सभी लोगों को, कौन सी कंट्री को एड्रेस किया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा फ्रांस। और ये कब लिखी गई थी, ये उस समय पर लिखी गई थी जब फ्रांस वाज थ्रेटेन्ड टू इन्वेड द ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। इसका टाइटल क्या है, फ्रांस एन ओड रिटन इन 1798 ड्यूरिंग द थ्रेट्स ऑफ इन्वेजन बाय फ्रांस, ओके, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर है 28, वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस एंड क्लोज योर आई विद होली ड्रीड, फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैज फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। तो फ्रॉम विच पोएम आर दीज लाइन्स कोटेड, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, कुबला खान, क्रिस्टोबेल या फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। चलिए लाइनों को समझ लीजिए क्या दिया गया है, ठीक है ना, किस तरीके का सेंस है। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है सभी लोगों को। देखिए मैं नहीं थकता, क्लास लेते लेते मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, बिल्कुल भी थकान नहीं होती, बट क्लास लेने वाले लोग थक जाते हैं, मैं क्या करूं। क्रिस्टोबेल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 का जिन लोगों का राइट आंसर आ रहा है कुबला खान, नोट कर लीजिएगा, कुबला खान। कुबला खान के बारे में दो इंपोर्टेंट चीज है कि कुबला खान का जो सबटाइटल है अ विजन इन ड्रीम, क्या है सबटाइटल, अ विजन इन ड्रीम, ड्रीम। और एसटी कॉलेज ने खुद इसको कहा है अ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट, ठीक है, फ्रेगमेंट, नोट कर लीजिएगा। ये दो सबटाइटल है इस पोएम के क्वेश्चन नंबर 28 में, जिनका राइट आंसर आया बिल्कुल ठीक है। इसको 1797 में 1797 में कंपोज किया गया, या ये कहूं कि कंप्लीट कर दिया गया था लिखकर, ठीक है, कंपोज या कंप्लीट बोल दीजिए। और इसको जो पब्लिश किया गया था वो किया गया था 1816 में, 1816 में इसको पब्लिश किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, दिया गया है कॉलरिज इज बेस्ट नोन फॉर हिज कंसेप्ट ऑफ इमेजरी, कंसेप्ट ऑफ सिंबोलिज्म, कंसेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ सबकॉन्शियसनेस और कंसेप्ट ऑफ इमोशनल डेप्थ। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है आपको। चलिए, सुषमा, श्रावण और संदीप, वंशलोचन, सस्मिता, EMRS PGT के लिए बुक्स सजेस्ट कर दीजिएगा। देखिए बुक्स तो सभी अच्छी होती हैं, जहां पर भी आपको एक बेहतर डिटेल देखने के लिए मिल जाए, सभी वर्क्स उसमें इंक्लूडेड हों, सभी वर्क के बारे में डिटेल्स अच्छी अच्छी दी गई हों, जो भी इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट हो वो इंक्लूड किए गए हों, वही बुक आप परचेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और अगर किसी को हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारी एप्लीकेशन RR अकेडमी फिरोजाबाद को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको EMRS TGT और PGT दोनों का कोर्स एक ही प्राइस में दिया जा रहा है। अभी फिलहाल उसकी प्राइस 1500 रुपीज है, जिसमें आपको कूपन कोड अप्लाई किया गया है। इसके बाद में जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी 6000 है।
चलिए तो नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहां पर कुछ कंफ्यूजन हो सकती है, बिकॉज एसटी कॉलेज आल्सो नॉन फॉर द कंसेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है ना, उसको इमेजिनेशन के कंसेप्ट के लिए भी जाना जाता है। बट यहां पर ये जो दिया गया है कंसेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ सबकॉन्शियसनेस, ठीक है ना, तो सबकॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियस इज व्हेन द ड्रीम आर क्रिएटेड, यानी कि जो सबकॉन्शियस लेवल है कॉन्शियसनेस का, उस लेवल को बोलते हैं जहां पर ड्रीम जो है वो क्रिएटेड किए जाते हैं। यू नो वेरी वेल, हम अगर कुबला खान को देखते हैं तो वो क्या है, अ फ्रेगमेंट ऑफ विजन, ठीक है ना, सो दैट इज व्हाई ही इज वेल नॉन फॉर द कंसेप्ट ऑफ द लेवल ऑफ सबकॉन्शियसनेस, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज क्रिस्टेबल डिवाइडेड। क्रिस्टेबल क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव बैलेड है। क्रिस्टेबल क्या है, एक लॉन्ग नरेटिव बैलेड है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 30 बताना है। इसको एज अ पैम्पलेट फॉर्म में 1816 में 1816 में एज अ पैम्पलेट, ठीक है ना, पैम्पलेट फॉर्म में इसको पब्लिश किया गया था। एंड इट हैज बीन डिवाइडेड हाउ मेनी पार्ट्स। चलिए जी हाँ बिल्कुल ठीक है, संदीप कुमार ऑप्शन नंबर ए, रेखा कुमारी और सभी का बिल्कुल ठीक है। आई थिंक बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। चलिए सुरेंद्र, प्रदीप, शीनू, एलेक्स, तो नोट कर लीजिएगा जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ओके, राइट आंसर गोज टू ऑप्शन नंबर ए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास के साथ में, एक नई राइटर के साथ में, ठीक है ना। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ लीजिए, अदरवाइज आप RR अकेडमी फिरोजाबाद एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर चैट बॉक्स में भी आप मुझसे चैट कर सकते हैं। और जितनी भी क्लासेस के नोटिफिकेशन होते हैं हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाते हैं, जिससे कोई क्लास भी आपकी मिस नहीं होती है। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। मौसमी, आशा, सुरेंद्र, अनीशा, मोहित, सभी लोगों को गुड नाइट।